हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइए और देखते हैं आज की पहली खबर क्या बनी हुई है। 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता, जिसे हम बोलते हैं डिफेंस पॉलिसी डिप्लोमेसी, ठीक है, डिप्लोमेसी की अध्यक्षता की गई। भारत के रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार साहब हैं, संजय वाजपेयी जी हैं, विशाल गगन है, निवेदिता शुक्ल वर्मा जी हैं। कौन होगा इसका आंसर? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा अजय कुमार। क्या हो जाएगा? अजय कुमार। अभी हाल ही में 14वीं भारत सिंगापुर की रक्षा नीति वार्ता जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। भारत के जो रक्षा सचिव थे कौन थे? डॉक्टर अजय कुमार। और सिंगापुर के अस्थाई जो सचिव थे सी चैन हैंग, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस क्या है कॉन्फ्रेंस को संपन्न किया। ठीक है, दोनों देशों के बीच ये क्या करता है, एक सुरक्षा की बहुत महत्वपूर्ण गठजोड़ है और बेहतर बनाने के लिए साथ साथ में भारत और सिंगापुर के बीच मानवीय सहायता भी और साथ में आपदा जो डिजास्टर होता है उसके लिए भी, ये व्यवस्था के लिए भी क्या हुए सिग्नेचर भी। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंगापुर के इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ली सुन लुंग है। ठीक है, आगे आपको पता होना चाहिए कि भारत और सिंगापुर के बीच और कौन सी चीज़ होती है? तो इंडियन आर्मी जो होती है तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज करती है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। किसके साथ होती है? भारत और सिंगापुर के साथ। ये भी आपको चीज़ पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए कि सिंगापुर के जो इस समय राष्ट्रपति हैं हबीबा याकूब जी हैं। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? हबीबा याकूब जी हैं। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी है। और सिंगापुर की जो करेंसी है क्या है? डॉलर है। अब आप सभी को पता होगा कि भारत और सिंगापुर के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि सिंगापुर एक आसियान समूह जो है 10 देशों का एक समूह है, उसका एक क्या है? मेंबर, यानी मेंबर ऑफ कंट्री है। मतलब ये उस समूह का एक देश भी है जिसके साथ भारत क्या करता है? ईस्ट इंडिया पॉलिसी लागू किया है, मतलब एक लॉन्च किया है कि भारत का ये उद्देश्य है कि पूरब के साइड देखो। उससे क्या होता है कि भारत के पूर्वी राज्यों का विकास करना, साथ में जो भारत से सटे हुए देश हैं और जो पूरब साइड में बसे हुए हैं, चाइना से जस्ट नीचे है, बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है ना, तो उधर आप देखेंगे थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये सभी देश इधर आते हैं। तो इन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे तो इनसे हमारा बिजनेस और व्यापार अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या ये महत्वपूर्ण है। और भारत के दूसरा दृष्टिकोण है कि सिंगापुर से में ऑस्ट्रेलिया जाने में भी क्या होती है? आसानी होती है, जिससे हमारा क्या है? बिजनेस व्यापार चलता रहता है। ठीक है, इसलिए भी हमारे लिए सिंगापुर क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और अभी आपने पता होगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऑप्टिकल फेबर केबल हमने डाली है, तो वो भी हमारे लिए क्या है? ये ऑप्टिकल फेबर केबल जो डाली है नेट इंटरनेट की सुविधा बढ़ाने के लिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। तो ये सिंगापुर के लिए भी हमारा क्या होगा कि हम इधर से पहुंच के पूरे वर्ल्ड में भी क्या कर सकते हैं? वहां से लिंकेट कर सकते हैं अपना बिजनेस। इसके लिए भी ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है? 3 समुद्री एम्बुलेंस की श्रृंखला में प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में। आप सभी को पता है केरल की जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? पिनराई विजयन साहब जी हैं। इन्होंने केरल के जो तिरुवनंतपुरम जिले है वहाँ विजिन जाम नामक एक गांव है, वहाँ प्रतीक्षा नामक पहली समुद्र एम्बुलेंस का इन्होंने लॉन्च की है। अन्य संबंध इसके अलावा 2 एम्बुलेंस और कौन सी हैं जो तैनात किए जाएंगे? एक पत्रन्या है, कौन सी है? प्रत्याशा है, प्रत्याशा है, और एक करुणा है। ये भी क्या है? आने वाले समय में लॉन्च होंगी। प्रतीक्षा केरल सरकार के कौन से द्वारा निर्मित किया गया? ये आपको पता होना चाहिए कि जो CSL है, यानी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जैसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, कोलकाता शिपयार्ड लिमिटेड है, उसी प्रकार कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है। तो इसके द्वारा इसे क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है। जिससे क्या होगा कि केरल सरकार में जो मत्स्य विभाग यानी मछुआरे जो हैं हमारे, उनके लिए भी क्या है? एक सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि ये पहली है, उसके अलावा कौन कौन सी आएगी? प्रत्याशा आएगी और करुणा आएगी। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम
है, आप सभी को पता है कि डॉक्टर एपीजे यहीं से आपके बिलोंग करते थे। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन साहब जी हैं। केरल के राज्यपाल कौन है इस समय? आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। आगे आपको चीज़ें पता होना है, केरल की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 140 हैं। केरल में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 20 हैं। और केरल में राज्यसभा सीट कितनी है? 9 है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा कौन सा एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए में सौर, ऑप्शन नंबर बी में हौसला, ऑप्शन नंबर सी में हिम्मत, ऑप्शन नंबर डी में चुनौती। प्रतियोगिता का लक्ष्य भारत के टीयर 2 शहरों में जो लॉन्चेज हैं इनका विशेष ध्यान रखते हुए एक स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर, मतलब जहां टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी उपलब्ध नहीं है उसे टीयर 2 शहरों में रखा गया कि मतलब उतने अच्छे, जैसे बेंगलोर के क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उसे सिटी ही बोला जाता है, आप सभी को पता है। उसी प्रकार से अगली जो सिटी जो कम डेवलपमेंट है तो उनमें कैसे हम शहरों में इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट कर पाएँ या विकास कर पाएँ, तो उसके लिए एक प्रतियोगिता शुरू की गई स्टार्टअप 2। इससे क्या होगा कि उनकी जो चुनौतियां हैं उसके वो क्षेत्र में बढ़ावा मिल पाएगा और लगभग 300 स्टार्टअप की इससे क्या की जाएगी? पहचान की जाएगी। और इसके साथ कितना फंड दिया गया है? 25 लाख यानी 25 लाख रुपए भी इसके लिए उपलब्ध कराए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जिनका निधन हो गया है वर्तमान में वो न्यायमूर्ति एस आनंद की अध्यक्षता वाले मुलई पेरियारी जो पेरियार नदी है पैनल जो है उसके लिए गठित किया गया था, उसके तमिलनाडु की तरफ से क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधि, मतलब उसकी अध्यक्षता में शामिल हैं। तो कौन है ये जिनका निधन हुआ है? एम पतंजलि शास्त्री जी हैं, एच.जे. कानिया साहब हैं, ए.आर. लक्ष्मण साहब हैं कि मेजर चंद्र महाजन जी हैं। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए.आर. लक्ष्मण साहब जी हैं। ठीक है, और इनका जन्म भी तमिलनाडु में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए.आर. लक्ष्मण का भी क्या हो गया है? निधन हो गया है। इनका जन्म 22 मार्च 1942 को तमिलनाडु में ही शिवगंगा जिले नामक में देवईकोट्टी में हुआ था, जिन्होंने 20 दिसंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय से क्या किया है? न्यायाधीश के रूप में 20 दिसंबर 2002 को इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था और 22 मार्च 2007 को ये क्या हो गए थे? सेवानिवृत्त, मतलब रिटायरमेंट हो गए थे। वर्तमान में जो ये न्यायमूर्ति थे कौन? ए.एस. आनंद साहब। ये कहाँ के? इनके एक पैनल, एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी कौन सी? पेरियार नदी के लिए, तो उसमें अध्यक्षता वाले में ये उसके मेंबर थे कौन? अपने जस्टिस ए.आर. लक्ष्मण साहब जी। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भारत में कब बना था? 28 जनवरी 1950 में। किस आर्टिकल के अंदर आता है? 124 यानी 124 आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। लिखा गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में? 124। ठीक है, आगे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ अभी क्या है कि वर्तमान समय में जो सुप्रीम कोर्ट है तो इसके पहले जज कौन थे? तो एच.जे. कानिया साहब हैं। इसमें टोटल कितने चीफ जस्टिस होते हैं? टोटल आपको जज पूछते हैं 33+1 यानी कोलोजियम के थ्रू एक नियम कानून है आर्टिकल नंबर 127 में, जिसके तहत क्या है कि संविधान में संशोधन करके, मतलब संसद में बिल ला के सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या है? पढ़ाया जा सकता है। तो उसी के तहत 33+1 अभी मतलब टोटल उसको हम लोग 33+1 पढ़ते हैं, तो उतने जज हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? तो आप सभी को पता है शरद अरविंद बोबड़े साहब जी हैं जो नागपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये इतनी चीज़ें आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भारत में कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपका 5वां नंबर क्या है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर के क्षेत्र में अब तक सबसे नेचुरल यानी प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की? ये न्यूज आप पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ईरान, इराक, तुर्की, जापान। तो इसका आंसर क्या होगा? जापान। तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार जो काला सागर में कौन से जहाज से खोजा गया है ये आपको पता होना चाहिए। फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज के द्वारा इसे क्या खोजा गया है? गैस भंडार, जो कितना है
320 अरब क्यूबिक मीटर है। तुर्की द्वारा इसे 2023 तक क्या है, इस गैस भंडार को खोल दिया जाएगा पूरे विश्व में, मतलब यहाँ से आयात चालू हो जाए। इसके अनुसार तुर्की के जो ऊर्जा मंत्री के अनुसार एक गैस का भंडार जो है पानी की सतह से 2100 मीटर गहराई में स्थित है। यह इससे क्या होगा कि तुर्की की जो इकोनॉमिक है उससे बहुत ज़्यादा उसे मजबूती मिलेगी, ठीक है। और चालू जो खाता होता है वो घाटे को कम करने में भी ये बहुत बड़ी सहायता करेगा। अब आपको तुर्की के बारे में पता होना चाहिए। तुर्की की राजधानी है अंकारा, करेंसी क्या चलती है यहाँ लीरा, और तुर्की के जो पीएम है रजब तैयब एर्दोगन साहब जी हैं। अब आपको ब्लैक सी के बारे में पता है आपको कि अरब सागर और ये जो काला सागर एक्चुअल में ये समुद्र है ना कि सागर, इन्हें सागर कहा जाने लगा, ठीक है। और इसके मध्य जो कंट्री स्थित है तो आप सभी को पता है कि कौन कौन सा है। एक आपका रसिया है यानी रूसी स्थित है, रूस के साथ आप चले आइए इधर नीचे साइड में आपका एक अजरबैजान है, और इधर इराक भी स्थित है। ये और ये जो कंट्रियाँ स्थित हैं कौन से, ब्लैक सी के पास, इनके लिए काला सागर बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से भारत के लिए भी अरब सागर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको बताना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ। अगला है BPRND, ये न्यू इंफॉर्मेशन है। अभी इसने अपनी क्या है स्वर्ण जयंती की वर्षगांठ मनाई है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप सभी को पता होना चाहिए किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इन्होंने अभी हाल ही में अपनी वर्षगांठ मनाई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जरिए एक प्रस्ताव के थ्रू इसे स्थापित किया गया था 28 अगस्त 1970 को। किस लिए किया गया था कि जो हमारा पुलिस अनुसंधान होता है, अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, उस दो प्रभाग मिलाकर बनाए गए थे, मतलब दो डिपार्टमेंट बनाए गए थे, जिससे क्या हो सके अनुसंधान प्रकाश, मतलब जो उसमें रिसर्च चाहिए उससे एक विभाग था, और एक सुधार मतलब जो उसमें कमियां उसमें सुधार लाने के लिए 1973-1995 में से जोड़ा गया। साल 2008 में राष्ट्रीय पुलिस मिशन भी इसके तहत जोड़ दिया गया, जिससे क्या हो गया कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को हम आधुनिकीकरण के रूप में ला चुके हैं, मतलब वर्तमान में उसे ला सके और उसे एक नया स्वरूप दे सके। जिससे क्या है कि जो क्राइम बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना क्राइम कितना बढ़ता है, पुलिस अपना क्या है, इसलिए उसको पुलिस को भी उस तरह क्राइम जिस प्रकार से अपडेट हो रहा है उस प्रकार से पुलिस को भी अपडेट किया जाना जरूरी है। तो उसके डिपार्टमेंट पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के इस समय महानिर्देशक कौन है, BS के क्रौमदी साहब जी हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। 4 साल से कोलोन कैंसर से जूझ रहे ब्लैक पैंथर अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनमें से कौन है। माइकल डी जॉर्डन साहब हैं, डैनियल कालुआ साहब जी हैं, चैडविक वासमैन साहब हैं कि लेटिलिया राइट साहब जी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चैडविक वासमैन साहब जी हैं। ये क्या है, 4 साल से ये कोलोन जो आपका कैंसर कोलोन कैंसर से जूझ रहे हैं, इन्हें ब्लैक पैंथर अभिनेता के नाम से जाना जाता है। चैडविक, इनका एक्चुअल नाम चैडविक वासमैन है। इनका जन्म जो है का परवरिश कहाँ हुई थी, दक्षिण कैरोलिना एडर्सन परिवार में हुआ था। इन्होंने पहली बार टीवी सीरियल में 2003 में काम किया था, ऑल माई चिल्ड्रन के रूप में, ठीक है। आगे क्या पता होना चाहिए, इनकी जो पहली बायोपिक आई थी 2008 में, बायोपिक द एक्सप्रेस द एरनी डेविस स्टोरी में बड़े पर्दे पे, मतलब पूछेगा कि बड़े पर्दों में इन्होंने कब काम किया था, तो 2008 में शुरुआत की थी, जहां उन्होंने फ्लाइड लिटिल की भूमिका निभाई थी। किसकी, फ्लाइड लिटिल की भूमिका निभाई थी। और उन्होंने मार्वल क्रेमिक यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भी उन्होंने क्या है भूमिका निभा चुकी, इसलिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। इतना चीजें आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगला देखते हैं। जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए में दिया है हितोशी आशिदा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है योशी हिको नोएदा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है शिंजो आबे, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इकुयो हातो यामा। तो इसका आंसर क्या होगा, शिंजो आबे साहब जी, ठीक है। इन्होंने 65 वर्ष के हो चुके हैं और इन्होंने दुनिया की, इन्हें मतलब ये जापान जो है
वर्ल्ड में तीसरा इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में इसका तीसरा स्थान है। आप सबको पता होना चाहिए, पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना और तीसरा है जापान। ये लोग विश्व में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका बहुत अच्छा है, उसने महारत हासिल किए हुए हैं। समझ सकते हैं कि इतना छोटा सा देश और ये इकोनॉमिक में क्या है, तीसरा स्थान रखता है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये करीबन आज 7 साल से 8 महीने इनका टोटल कार्यकाल जो रहा 7 साल और 8 महीने रहा। जापान के इतिहास में ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे। शिंजो आबे ने 26 दिसंबर 2012 से जापान के पीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने पहले जुलाई 2006 से 2007 के बीच भी पद संभाला हुआ था, पीएम के रूप में कार्य किए थे। वो अब तक जो देश के सबसे कम उम्र में पीएम बनने वाले थे। कितने वर्ष में बने थे? 52 वर्ष में, ये भी आपको पता होना चाहिए। जापान की राजधानी सबको पता है, टोक्यो है। जापान की करेंसी है येन, ये आपको चीजें याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपका 9th नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ है। 2023 के अंत तक 35 देशों के स्कूलों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी परिदृश्य का नक्शा बनाने के लिए यूनिसेफ के साथ किस कंपनी ने भागीदारी की है? ऑप्शन नंबर ए में वेरिजियन संचार है, ऑप्शन नंबर बी में रिलायंस जियो है, ऑप्शन नंबर सी में भारती एयरटेल है, ऑप्शन नंबर डी में है एरिक्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरिक्सन। स्वीडन की दूरसंचार कंपनी एरिक्सन ने 2023 के अंत तक 35 देशों के स्कूलों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी परिदृश्य का क्या है, नक्शा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये है यूनिसेफ जिसको हम नाम से जानते हैं, जिसकी एम्बेसडर रह चुकी हैं अपनी कौन, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, ताकि बच्चों को ये क्या कर सका है, पूरे विश्व में डिजिटल शिक्षा प्रदान की जा सके। एरिक्सन गीगा पहल की एक क्या है, इसमें इतना $1 मिलियन पैसा जा रहा है और साथ में ये मैपिंग के थ्रू कनेक्टिविटी आप मैपिंग बनाएगा, ये इसमें यूनिसेफ की बहुत बड़ी भागीदारी है। तो इसने एरिक्सन जो कंपनी है कौन सी देश की? स्वीडन की। ये कंपनी 1876 में बनी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन की राजधानी जो है कौन है, स्टॉकहोम, वहाँ पे ये है। ठीक है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। और ये यूनिसेफ जो है ये क्या करता है कि जो ये एक संयुक्त राष्ट्र, मतलब जो आप यूनाइटेड नेशंस पढ़ते हैं उसकी एक संस्था है जो क्या करती है कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए एक फंड स्थापित करती है। मतलब ये उनके ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत करती रहती है कि विश्व में क्या चल रहा है बच्चों के ऊपर, कि कोई देश ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इन सभी, पहले इसका नाम दूसरा हुआ करता था, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, अभी इसका नाम चेंज करके संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NIGD ने CSC ई गवर्नेंस सेवाओं को, मतलब जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं उनकी गवर्नर के द्वारा, मतलब जो गवर्नेंस होती है उनकी सेवाओं के साथ इसने क्या किया, MOU किया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिग्नेचर हुआ है, जिसने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जो हमारे नागरिक यानी पब्लिक होती हैं उनकी सेवाओं का सुविधा मिल सके इस CSC सेंटर पर। तो कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? उमंग, रोशनी, शिक्षा वाणी या सहायता? कौन हो जाएगा? उमंग। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर लगभग 3.75 लाख रुपए से CSC कॉमन सर्विस नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उमंग ऐप सेवा शुरू की है। इससे क्या होगा कि जो हमारे क्या होते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं उनको एक जगह पे पूरी चीज क्या हो उपलब्ध हो जाए, यही होता है कॉमन सर्विस सेंटर। तो अभी इसने क्या किया है, समझौता किया, मतलब एग्रीमेंट हो चुका है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उमंग ऐप का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद होना चाहिए, एग्जाम में बन सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। मत्स्य उत्पादन के मामले में है, जो हमारे केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जिसके पास है गिरिराज सिंह का,
ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताया था कि प्रधानमंत्री यानी PMMSY एक योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये आपको पता होना चाहिए। इस कोविड-19 के बारे के समय इसमें 20 लाख फंड दिए गए थे, मतलब आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। तो आपसे पूछ सकता है कितना फंड दिया गया था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसकी मंजूरी मिली थी 20 मई 2020 को। 5 वर्षों की अवधि, मतलब इसका कार्यकाल जो होगा तो 5 वर्ष के लिए योजना लाई गई है और ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगी। इसके तहत क्या है कि मछली उत्पादन में बढ़ावा मिल सकेगा और उनकी जो मछली उत्पादन की जो मछुआरे हैं उनकी आय को हमें क्या करना है, दोगुना करना है। इस योजना का मेन उद्देश्य यही था। ठीक है, अगला आपका स्टैटिक जीके देख लेते हैं। द एम्पायर ऑफ ऑल मेलिडोज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रमीला जयपाल जी हैं, अतुल गवाड़े जी हैं, कमला हैरिस हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी जी हैं, दीपक चोपड़ा हैं। इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मुखर्जी। ऑप्शन नंबर अगला देख लीजिए क्वेश्चन। होंगोर पर्वत राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? नाइजीरिया, मार्टिनिया, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, माली। इसका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, मुंबई, नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। विश्व में सबसे अधिक मछली निर्यात करने के मामले में राष्ट्रों में भारत की रैंक क्या है? दूसरी है, चौथी है, 8वीं है, 15वीं नंबर है कि 6वीं नंबर? तो आंसर हो जाएगा चौथी नंबर। ठीक है, इतना चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी जो हम आपको दिए हैं। आप सभी लोग डेली पढ़ा कीजिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए और जिन्होंने अब तक लाइक ना किया हो तो सभी लोग लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही डेली हमारे साथ जुड़े रहिए।